हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंचकर्मा के अंदर नस्य कर्म के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा को। परिभाषा के अंदर आपको एक श्लोक की लाइन याद करना है। औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम। क्या याद करना है? औषधम औषध सिद्धम स्नेहो वा नासिकाभ्याम दीयते इति नस्यम, अर्थात औषधि या औषध सिद्ध स्नेहों को नासा मार्ग से दिया जाना क्या कहलाता है? नस्य कहलाता है। क्या करना है हमें? कोई भी मेडिसिनल प्रिपरेशन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, औषधि, या फिर किसी वस्तु को हमने क्या किया, किसी द्रव्य को क्या किया, औषध से सिद्ध कर लिया, ठीक है। या फिर औषध सिद्ध स्नेह, स्नेह मतलब कोई भी हमने क्या ले लिया, तेल वगैरह, घृत वगैरह, इसको ले लिया, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्नेह बोलेंगे। तो हम औषधि से उस स्नेह को क्या कर लें? सिद्ध कर लें। और नासिका मार्ग से यदि किसी व्यक्ति को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? नस्य कहते हैं। तो उसको इस तरह से लिखना है कि औषधि या औषध सिद्ध स्नेहों को नासा मार्ग से दिया जाना नस्य कहलाता है। नेक्स्ट लाइन आप और इसको डिटेल में लिख सकते हैं कि औषध द्रव्य सूक्ष्म चूर्ण या द्रव को नासिका रंध्रों द्वारा सूंघाना या टपकाना नस्य कहलाता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं अपन? औषध द्रव्य मीन्स जो मेडिसिनल लिक्विड होगा उसको, या फिर सूक्ष्म चूर्ण जो महीन पाउडर रहेंगे उसको, या फिर द्रव को मीन्स लिक्विड को हम क्या करें? नासिका रंध्रों द्वारा, नोस्ट्रिल द्वारा यदि सूंघाते हैं, इनहेल करवाते हैं, या फिर उस द्रव्य को नासिका के अंदर टपका देते हैं तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? नस्य कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा के अंदर लिखना है। और आप इसके परिचय को डिटेल करना चाहें तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट नासा ही शीर्षो द्वारम, ये छोटा सा लाइन आपको याद करना है कि नासा ही शीर्षो द्वारम मतलब नासिका ही शिर का द्वार है, ठीक है। जो नासिका होती है, जो नोज होती है, वो क्या होती है? हमारे हेड का गेट होती है, द्वार होती है। इसमें क्या होता है? इससे दी गई औषधि संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है। मीन्स यदि नासिका से हम कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो क्या करेगी? पूरे सिर के अंदर, पूरे हेड के अंदर व्याप्त हो जाएगी, मीन्स फैल जाएगी। और क्या करेगी? ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का विशेष रूप से शमन करती है। तो क्या करती है? जो ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं उनका विशेष रूप से नस्य कर्म के द्वारा शमन होता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो ईयर, नोज, थ्रोट वाले ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हैं उनका शमन विशेष रूप से नस्य के द्वारा होता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है नासा ही शीर्षो द्वारम, ठीक है। नासिका को ही शिर का द्वार कहा गया है। इसके द्वारा दी गई औषधि पूरे सिर के अंदर फैल जाती है और विशेष रूप से ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का शमन करती है। आगे देखिए इसके पर्याय। पर्याय के अंदर आपको पता है नस्य को सुश्रुत ने शिरोविरेचन बोला है, तो उसी को यहाँ पर पर्याय के रूप में बात कर ली गई है कि पर्याय क्या है? शिरोविरेचन। नेक्स्ट इसका पर्याय है मूर्ध विरेचन। अब मूर्ध विरेचन क्यों बोला? तो मूर्ध बोला जाता है शीर को, तो यहाँ पर शिरो विरेचन का ही एक और नाम क्या है? मूर्ध विरेचन। तो इसको भी यहाँ पर नस्य के रूप में बोल दिया कि ये भी इसका पर्याय है। नेक्स्ट देखिए नावन, नस्त और नस्य। तो ये सिंपल से इसके पर्याय हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। शिरो विरेचन, शिरो विरेचन का ही एक कन्वर्टेड नाम हमने क्या बोल दिया? मूर्ध विरेचन। देन नावन, नस्त और नस्य तो हमको पता ही है। तो ये निम्नलिखित पर्याय आपको इसके याद करना है। आगे देखिए प्रयोजन एवं महत्व कि आखिरकार नस्य को क्यों दिया जाता है या फिर नस्य की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे याद करना है बहुयामी कार्यक्षमता। बहुयामी कार्यक्षमता का मतलब क्या? कि यह बहुत सारे कार्यों को करने में समर्थ होता है। अब कौन कौन से कार्यों को करने में समर्थ होता है उसको समझते हैं। पहला देखिए नस्य कर्म स्नेहन करता है, शोधन, विरेचन, संज्ञा प्रबोधन, ब्रीहण आदि बहुयामी कार्य करता है, मतलब बहुत सारे काम करता है। देखिए हम क्या करते हैं, यदि स्नेह को देते हैं नासिका मार्ग से तो नासिका मार्ग के अंदर स्नेहन कर देता है। यदि हम द्रव्यों को देते हैं तो शोधन भी करता है। शोधन का मतलब क्या? दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, उससे क्या हो जाएगी? शुद्धि हो जाएगी, तो शोधन भी करता है। नेक्स्ट देखिए विरेचन। तो विरेचन भी करता है, क्योंकि क्या करता है? जो भी हमारे कफ हो गया और बाकी जो विकृत दोष होते हैं उनको पिघलाकर जो नासिका मार्ग से बाहर निकालने का काम करता है, तो विरेचन भी बोलते हैं। संज्ञा प्रबोधन बोला जाता है क्योंकि यदि हम नासा मार्ग से द्रव देंगे और व्यक्ति की चेष्टा जागृत हो जाती है, मीन्स कोई यदि बेहोश हो चुका है, यदि उसको नासिका मार्ग से कुछ इनहेल करवाया जाता है तो वो क्या करता है? वापस जाग जाता है, तो उसको संज्ञा प्रबोधन बोलते हैं। तो वहाँ भी नासिका से दे रहे हैं तो उसको भी नस्य के लिए बोल दिया। ब्रहण
भी करता है। तो ब्रहण के रूप में आपने देखा होगा तो क्या करते हैं, स्नेह को, जो घृत वगैरह हो गया, घृत क्या करता है, ब्रहण करता है। यदि घृत को नासिका मार्ग से देंगे तो शरीर के अंदर ब्रीहण भी करेगा। तो इसलिए यहाँ पर यह बहुत सारे मल्टीपल काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया कि इसकी बहुयामी कार्य क्षमता होने की वजह से इसका महत्व है। नेक्स्ट देखिए, प्राण व स्त्रोतस अवरोध को दूर करना। तो यहाँ पर समझ लीजिए इसके अंदर आपको क्या लिखना है, पॉइंट को दिमाग में रखिए, बाकी आप अंदर लिख देंगे, मैं समझा रहा हूँ। क्या लिखना है कि प्राण व स्त्रोतस अवरोध को दूर करना, कि प्राण व स्त्रोतस के अवरोध को दूर कर देता है। देखिए हमारा प्राण व स्त्रोतस मीन्स हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यदि हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, नोज ब्लॉक हो जाती है, तो क्या किया जाता है, नस यदि दिया जाता है तो नाक जो है ब्लॉक क्यों हो रही है, क्योंकि वो कफ का स्थान है, कफ की वजह से ब्लॉक हो रही है। तो हमने नस से दिया तो वो क्या करेगा, कफ को पिघला देगा और उस मार्ग को, उस नाक को खोल देगा। नाक को खोल दिया मीन्स किसको खोल दिया, प्राण व स्त्रोतस को खोल दिया। तो यहाँ हमने बोल दिया कि प्राण व स्त्रोतस के अवरोध को दूर करता है। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि नस्य के द्वारा दी गई औषधि जो कफ के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो चुका है उस मार्ग को खोल देती है और प्राण व स्त्रोतस के अवरोध को दूर करती है। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे देखिए, कफ मल आदि निष्कासन में उपयोगी। तो इससे पॉइंट आप जोड़ते चलिए। सेकंड पॉइंट में देखिए हम क्या कर रहे हैं, प्राण व स्त्रोतस के अवरोध को दूर कर रहे हैं। तो प्राण व के स्त्रोतस को दूर करने के लिए क्या बाहर निकल रहा है, कफ निकल रहा है। तो सेकंड पॉइंट याद, थर्ड पॉइंट याद कर लीजिए आप कि कफ निकलेगा और मल निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसको मल ही बोल रहे हैं अपन। तो कफ और मल आदि का निष्कासन में उपयोगी। अब कफ और मल आदि का निष्कासन हो चुका है तो नेक्स्ट पॉइंट याद कर लीजिए, अब क्या होगा, वातादि रोग का शमन हो जाएगा। तो इसी से नेक्स्ट पॉइंट बन गया। फिर क्या होगा, वातादि रोगों का शमन भी हो गया भैया। तो निकले कहां से दोष, ऊर्ध्व जत्रुगत से। तो क्या होगा, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का भी शमन होगा। तो बड़ी आसानी से आपको ये भी याद हो जाएगा। तो बड़ी सीक्वेंस में आप याद करिए। पहले आपने ये पॉइंट अलग से याद कर लीजिए कि बहुयामी कार्य क्षमता, नस्य जो होता है बहुत सारे काम करता है। फिर जोड़ते चलिए, पहले क्या किया, प्राण व स्त्रोतस के दूर अवरोध को दूर कर दिया। अब प्राण व स्त्रोतस के अवरोध को दूर किया, किसके द्वारा किया, कफ को निकाल के। तो सेकंड पॉइंट बना दीजिए, कफ और मल आदि के निष्कासन में उपयोगी। अब कफ और मल बाहर निकल गया है तो वातादि रोगों का शमन हो गया। अब वातादि रोगों का शमन हो गया तो कौन से रोगों का शमन हुआ, ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों का शमन हुआ। तो इस तरह से आपको प्रयोजन एवं महत्व भी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं नस्य कर्म के योग्य और अयोग्य रोग और रोगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हम नस्य किसको दे सकते हैं और किसको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले देखते हैं योग्य रोग और रोगी कि हम किसको नस्य दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल समझ के याद कर लीजिए। यहाँ पर आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप चीज़ को समझ लेंगे तो आप खुद ब खुद एग्जाम में लिख देंगे, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओनली समझ लीजिए। तो यहाँ पर योग्य रोग और रोगी कौन से होंगे, तो सबसे पहला होगा शिरो रोग, जिसके अंदर अर्धाव भेदक या और भी आ सकते हैं। अब शिरो रोग के अंदर क्या होता है, शिरो रोग यदि हम शालाक्य के अंदर पढ़ते हैं शिरो रोग तो उनके अंदर 11 शिरो रोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सारे शिरो रोग आ गए इसके अंदर। सारे शिरो रोग में से आपको जितने याद आते हैं उतने आप इसके अंदर लिख सकते हैं और ओनली शिरो रोग भी लिख सकते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं आता है तो आप शिरो रोगों के नाम को इसके अंदर लिख दीजिए। और आगे देखिए, दंतगत रोग, मुख रोग, नासिका के रोग, पीनस, कर्ण रोग, नेत्रगत रोग लाइक तिमिर हो गया, वतर्मगत रोग हो गए। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ जितने भी हो रहे हैं जो अधिष्ठान आ रहे हैं वो ऊर्ध्व जत्रुग के आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी नोज से रिलेटेड नासिका रोग हो गए, कान हो गए तो कर्णगत रोग हो गया, हेड से रिलेटेड शिरोगत रोग हो गए। तो जितने भी है हमारा जो भी है ऊर्ध्व जत्रुगत रोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो ऊर्ध्व जत्रुग के अंदर आपको जो भी दिख जाए, जो अधिष्ठान याद आ जाए, सभी इसके अंदर आप डाल सकते हैं, सभी इसके अंदर योग्य रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको बता दिए। तो ओनली समझ लीजिए कि ऊर्ध्व जत्रुग के ऊपर जो भी हम शाला के अंदर मुखगत रोग पढ़ते हैं वो सारे आप इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे देखिए, अयोग्य रोग और रोगी कि किसको नहीं देना है। तो उसके अंदर सबसे पहला है बालक, बालक को नहीं दे सकते, वृद्ध को नहीं दे सकते, गर्भिणी को नहीं दे सकते। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वमन के अंदर, विरेचन के अंदर, ये सभी के अंदर काम आएंगे। तो बालक को, वृद्ध को, गर्भिणी को नहीं देना है। पीत मध्य, पीत मध्य का मतलब है जिसने ड्रिंक कर रखा हो, जिसने एल्कोहल पी रखा हो, शराब पी रखी हो, उसको हम नस्य नहीं देंगे, पीत मध्य को नहीं देंगे। गर पीड़ित, गर का मतलब होता है विष, पॉइजन। यदि कोई व्यक्ति
ने क्या किया है, पॉइजन पी लिया है या पॉइजन से रिलेटेड केस है तो उसको भी हम नस्य नहीं देंगे। तो यहाँ पर लिखना है गर्भ पीड़ित को भी नहीं देंगे। नेक्स्ट देखिए, अकाल और दुर्दिन में जब ज़्यादा बादल हो रहे हों, ज़्यादा हवाएं चल रही हो, ज़्यादा धूप हो रही हो, तो ऐसे अकाल में या दुर्दिन में भी हम नस्य को नहीं देंगे। तो ये मैंने जो आपको बताए हैं मोस्ट ऑफ आप सभी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, श्वास, कास, तृष्णा, इन रोगों के अंदर भी हमें नस्य नहीं देना चाहिए। तो ये निम्नलिखित चीज़ें हैं, बड़ी आसानी से आपको याद हो जाती है। बालक, वृद्ध, गर्भिणी, फिर दो क्या हो जाएंगे हमारे पीने वाले, एक पीत मध्य, एक गर्भ पीड़ित, क्योंकि क्या होता है एल्कोहल भी पिया जाता है, विष भी क्या है, पॉइजन भी क्या है, पिया जाता है, तो ये हो गया। और अकाल में, दुर्दिन में नहीं देना है, और श्वास, कास, तृष्णा में नहीं देना है। तो बड़ी आसानी से आपको योग्य और अयोग्य ओनली आप समझ के याद करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नस्य कर्म के क्लासिफिकेशन की। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। नस्य कर्म का क्लासिफिकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से ट्रिक्स को समझें। तो सबसे पहले है आचार्य चरक। आचार्य चरक ने जो नस्य है उसके भेद 5 बताए हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने नस्य के भेद कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिटेल में पूछा जाता है, अभी आगे इसको पढ़ेंगे तो ध्यान में रखना है। आचार्य चरक ने नस्य के भेद 5 बताए हैं। अब इन भेदों को याद कैसे करना है, तो उसकी एक सिंपल सा कोड है, आपको याद करना है NADP। ठीक है, क्या याद करना है? NADP। आपने देखा होगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, जब केस शीट को भरते हैं तो वहाँ लिखते हैं NAD। NAD का मतलब क्या होता है? नॉन एनी डिफॉर्मिलिटी प्रेजेंट, ऐसा लिखते हैं। NAD का मतलब होता है नॉन एनी डिफॉर्मिलिटी, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर NADP, नो एनी डिफॉर्मिलिटी प्रेजेंट। ऐसा दिमाग में रख लीजिए कि नस्य के अंदर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है, तो क्या लिख रहे हैं? NADP। तो N से याद करना है नावन, A से याद करना है अवपीड़न, D से 2 बनेंगे ध्यापन, धूम, और P से याद करना है प्रतिमर्श। तो 5 भेद बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, नावन, अवपीड़न, ध्यापन, धूम, प्रतिमर्श। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको विदाउट ट्रिक राइमिंग में याद हो जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में याद करने के लिए मैंने आपको कोड भी बता दिया कि आपको क्या याद करना है? NADP। इससे आपके 5 भेद बन जाएंगे और बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। यदि आप राइमिंग भूल भी जाते हैं तो ट्रिक लगा के याद कर लीजिए। अब आगे इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या करना है हमको, और इसके सब टाइप बताए गए हैं। तो सबसे पहले जो नावन है उसके 2 सब टाइप बताए गए हैं, स्नेहन और शोधन। क्या याद करना है? नावन के 2 सब टाइप है, स्नेहन और शोधन। नेक्स्ट देखिए अवपीड़न। अवपीड़न के भी 2 सब टाइप है, स्तंभन और शोधन। तो फर्स्ट वाले से जोड़ के बनाना है, दोनों के अंदर शोधन शोधन है, खाली दिमाग में रखना है कि पहले वाले के अंदर स्नेहन, दूसरे वाले के अंदर स्तंभन, दोनों ही स से स्नेहन स्तंभन, खाली शोधन दोनों के अंदर कॉमन है। ध्यापन का कोई भी सब टाइप नहीं है। नेक्स्ट देखिए धूम। धूम के अंदर 3 सब टाइप है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ध्यान से याद करना है, सीक्वेंस यही रखना है, क्योंकि आगे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो वहाँ यह सीक्वेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सीक्वेंस नहीं बदलना है, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक, राइमिंग में याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए प्रतिमर्श। प्रतिमर्श के 2 भेद होते हैं, स्नेहन और विरेचन। क्या भेद होते हैं? स्नेहन और विरेचन। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आचार्य है आचार्य सुश्रुत। तो इन्होंने नस्य के 2 तरह से भेद बताए हैं, 2 और 5। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 2 भेद के अंदर बताया है स्नेहन और शिरोविरेचन। ठीक है, स्नेहन और शिरोविरेचन। तो हम आपको दिमाग में यहाँ रखना है कि आचार्य सुश्रुत को 2 भेद कौन से बताए हैं? स्नेहन और शिरोविरेचन। अब याद करने का तरीका बताता हूँ। हमको ऐसा दिमाग में रखना है कि हमेशा हम क्या सोचते हैं कि हमारे आचार्य चरक है वो हमेशा सबसे प्रायर है, सबसे सुपीरियर मतलब आचार्य हैं, तो उन्होंने जो बोला वो सबसे ऊपर रहेगा। अब उनको कोई कॉपी करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो क्या है? कॉपी करने वाला। तो आचार्य सुश्रुत क्या है? कॉपी करने वाले हैं। इन्होंने क्या किया? आचार्य चरक का जो प्रतिमर्श के 2 भेद हैं उसको जस्ट कॉपी कर लिया है। देखिए प्रतिमर्श के अंदर स्नेहन और विरेचन था, तो यहाँ आचार्य सुश्रुत ने क्या किया? स्नेहन और विरेचन की जगह बोल दिया शिरोविरेचन, हल्का सा चेंज करके कॉपी कर लिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आचार्य चरक के जो भेद बताए हैं वो आचार्य सुश्रुत ने क्या करा? कॉपी कर लिया। तो स्नेहन और शिरोविरेचन। अब कॉपी करके उन्होंने क्या किया? पाप किया। ठीक है, कॉपी करके क्या किया? पाप किया। तो हम जो नेक्स्ट 5 भेद हैं उसके लिए ट्रिक लगाएंगे क्या? कि कॉपी करके क्या किया? पाप किया। कॉपी करके तो हमको पता चल गया स्नेहन और विरेचन की जगह स्नेहन और शिरोविरेचन बोला।
अब 5 भेद याद करें तो 2 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको, नस्य के भेद में नस्य आ ही गया, और एक शिरो विरेचन तो स्पेसिफिक सुश्रुत ने बोला ही है, तो 2 तो आपको अलग से याद हो जाएंगे। अब कॉपी की थी तो क्या किया, पाप किया, तो पाप से आपको याद हो जाएगा पी से प्रतिमर्श, ए से अवपीड़न और पी से प्रधमन। पी पहला प्रतिमर्श आपको दिमाग में रह जाएगा क्योंकि उन्होंने क्या किया है, चरक के प्रतिमर्श वाले भेद को कॉपी किया है। तो पी से प्रतिमर्श, ए से अवपीड़न और पी से अगेन प्रधमन। तो ये नस्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श, अवपीड़न, प्रधमन, ये 5 भेद किसके हो जाएंगे, आचार्य सुश्रुत के। तो 2 भी याद हो गए और 5 भी याद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे आचार्य कौन है, आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने कितने भेद बताए नस्य के, 3। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आपने मोस्ट ऑफ संहिताओं के अंदर देखा होगा आचार्य वाग्भट क्या करते हैं, आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का, सभी का क्या करते हैं, दोनों का मिला लेते हैं, थोड़ा सा कॉपी करते हैं और कुछ अपना चेंज मिला के डाल देते हैं। तो हमने इनको नाम क्या दे दिया, विभीषण। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरे की चीज को कॉपी कर लेते हैं, विभीषण इस तरह से बोल दिया हमने कि ये गलत काम करते हैं, तो इस हिसाब से विभीषण। तो वी से विरेचन, बी से ब्रहण और श से शमन। तो आचार्य वाग्भट कैसे हैं, विभीषण, इधर की उधर कर देते हैं। ठीक है, इधर की उधर कर देते हैं मीन्स चरक का उठा लिया, सुश्रुत का उठा लिया और अपने अंदर थोड़ा सा चेंज करके डाल दिया। तो हमने क्या बोल दिया, एक है विभीषण, वी से विरेचन, बी से ब्रहण और श से शमन। चलिए नेक्स्ट आचार्य है हमारे आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप ने क्या किया, नस्य के 2 भेद बताए। आप जानते हैं कि आचार्य काश्यप क्या है, पीडियाट्रिशियन थे, वो क्या करते थे, बच्चों का इलाज करते थे। तो हमने याद कर लिया यहाँ पे ट्रिक क्या, बालक। आचार्य काश्यप किसका इलाज करते थे, बालक का। तो बालक के ब से याद कर लिया ब्रहण और बालक के क से याद कर लिया कर्षण। तो आचार्य काश्यप के 2 भेद हैं। आचार्य काश्यप बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो किसका ट्रीटमेंट करते हैं, बालक का। तो बालक के ब से ब्रहण और क से कर्षण, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आश्रय भेद से। आश्रय भेद से 7 भेद होते हैं, मूल, कंद, त्वक, निर्यास, पत्र, पुष्प और फल। इसको भी याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको क्या करना है, आश्रय भेद के अंदर एक पेड़ को इमेजिन करना। पेड़ के अंदर आप देखते हैं तो देखिए पेड़ के अंदर क्या हो रहा है, सबसे नीचे नीचे क्या होता है, मूल और कंद। तो पहले 2 आश्रय कौन से हो गए, मूल और कंद। 2 भेद कौन से हो गए, मूल और कंद। हम क्या कहते हैं, मूल कंद का लगता है जमीन के अंदर, तो नीचे नीचे क्या होगा, मूल और कंद। अब नीचे से ऊपर की ओर बढ़िए, बीच में क्या होता है, स्टेम, तना। तने के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है, त्वक। त्वक मतलब उसकी छाल, छाल लगी रहती है। और छाल को यदि खुरद दिया जाए, उसके अंदर कट लगा दिया जाए, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, निर्यास निकलने लग जाता है, लेटेक्स निकलने लग जाता है। तो बीच में से क्या हो गया, जो छाल है उसको बोल दिया हमने त्वक, और उसके अंदर कट लगाया तो उससे क्या निकला, निर्यास निकला, लेटेक्स निकला। तो 2 भेद और यहाँ से याद हो गए। अब आगे बढ़े तो प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता है, पौधा या पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता है, तो पहले क्या आते हैं उसके पत्ते। तो सबसे पहले क्या हो गए, पत्र। पत्र आने के बाद क्या होता है, धीरे 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 उसके ऊपर क्या आने स्टार्ट हो जाते हैं, फूल आने स्टार्ट हो जाते हैं, पुष्प आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्या, पुष्प। अब पुष्प क्या होगा, उसके बाद पुष्प के बाद क्या बनेगा, फल बनेगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फल। तो बड़ी आसानी से आपको नीचे से स्टार्ट करना है, पहले मूल, फिर कंद, ऊपर गए तो छाल, छाल को त्वचा बोला, त्वचा के अंदर कट लगाया तो निर्यास निकल गया, और ऊपर गए तो पहले पत्ते बनते हैं, पत्ते के बाद क्या होता है, फूल बनता है तो पुष्प, और लास्ट में फल बन जाता है। तो बड़ी आसानी से आपको आश्रय भेद से जो 7 हमारे नस्य के भेद हैं वो भी बड़ी इजीली याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नस्य कर्म डिटेल अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब क्या करेंगे, आचार्य चरक ने जो 5 भेद बताए हैं नस्य के, उसको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला भेद है नावन। अब नावन का मतलब क्या, रुई के फाहे को स्नेह में डुबाकर, मीन्स कॉटन जो रहती है उसको क्या किया गया, स्नेह के अंदर डुबो लिया, या फिर नस्य दीपक से नासिका में स्नेह को टपकाना। नस्य दीपक एक नस्य दीपिका आती है जिससे नस्य को दिया जाता है, तो उसके लिए बोला गया है कि या तो कॉटन को स्नेह के अंदर डुबा लिया जाए, या फिर नस्य दीपक से यदि नासिका के अंदर स्नेह को टपकाया जाए या नस्य दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, नावन बोलेंगे। अब इसके अंदर भी हमने 2 भेद पढ़े थे, स्नेहन और शोधन। तो स्नेहन के अंदर 3 मात्राएं होती है, उत्तम, मध्यम और अवर मात्रा। तो उत्तम मात्रा के अंदर 32 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र में होनी चाहिए। उत्तम मात्रा कितनी है, 32 बूंद। फिर मध्यम है 16 बूंद और अवर है
8 बूंद। तो बड़ी आसानी से आप फर्स्ट वाले को याद कर लीजिए, 32 बूंद, उसके जस्ट आधे हो जाएंगे 16 बूंद, उसको जस्ट आधा कर दीजिए तो 8 बूंद। ये आपके स्नेहन का उत्तम, मध्यम, अवर मात्रा बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए शोधन। तो शोधन के अंदर भी उत्तम, मध्यम और अवर तीनों मात्राएं याद करनी है। अब क्या करेंगे, स्नेहन के अंदर जहां हमने 8 बूंद पे छोड़ा था, यहां 8 बूंद से उत्तम मात्रा स्टार्ट करेंगे। तो उत्तम मात्रा कितनी, 8 बूंद, फिर मध्यम मात्रा हो जाएगी 6 बूंद और लास्ट हो जाएगा अवर मात्रा 4 बूंद। यहाँ देखेंगे आप तो सभी के अंदर 2-2 का गैप है। सबसे पहले 8, फिर 6, फिर 4। नेक्स्ट देखिए अवपीड़न। अवपीड़न क्या होता है, औषध के कल्क को निचोड़कर उसके रस से नस्य देना। तो यदि हम क्या करें, औषध को जो मेडिसिन है उसको क्या कर लिया जाए, कल्क बना लिया जाए खरल के अंदर पीस कर, और यदि उसको निचोड़ के जो रस निकलता है उससे यदि नस्य दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, अवपीड़न कहलाएगा। इसके 2 भेद होते हैं, स्तंभन और शोधन। हमने बात किया था कि नावन और अवपीड़न में शोधन कॉमन है, खाली हमको याद करना है स्नेहन और स्तंभन। तो इसके कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, स्तंभन और शोधन। यहाँ पर इसकी जो उत्तम, मध्यम और अवर मात्रा है सेम है जो हमने नावन के अंदर शोधन की पढ़ी थी, वो यहाँ पर अवपीड़न के अंदर सेम लिखना है। ये स्तंभन और शोधन दोनों की कॉमन मात्रा है। चलिए नेक्स्ट है ध्यापन। ध्यापन के अंदर लिखना है कि शोधन नस्य होता है। ये कौन सा नस्य होता है, शोधन नस्य होता है जिसमें दोनों ओर मुंह वाली 6 अंगुल लंबी नलिका में औषध चूर्ण भर के नासिका में फूंक दिया जाता है। तो क्या करते हैं इसके अंदर, ये शोधन नस्य का एक टाइप है जिसके अंदर क्या किया जाता है, एक 6 अंगुल लंबी दोनों ओर जिसके अंदर छिद्र हो ऐसी नली ली जाती है। उसके अंदर अपामार्ग का या अन्य जो द्रव्य होते हैं, नख छिंकनी वगैरह, इनको डाल दिया जाता है, चूर्ण डाला जाता है और नासिका में फूंक दिया जाता है, में नस्य दे दिया जाता है। इसकी मात्रा कितनी होती है, तो इसकी मात्रा होती है 3 मिचुटी। 3 मिचुटी मतलब जब हम अपनी जो हमारी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा होता है उस दोनों को मिला के जितना ले सकते हैं उसको हम बोलते हैं 1 मिचुटी। तो यहाँ पर कितनी होगी, 3 मिचुटी। आगे देखिए नेक्स्ट है धूम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है धूम, धूम के अंदर क्या होगा, औषध सिद्ध धूम को नासिका द्वारा शरीर के अंदर भीतर खींचा जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, औषध सिद्ध धूम को नासिका द्वारा शरीर के भीतर खींचा जाता है, इनहेल किया जाता है, उसे बोला जाता है धूम नस्य। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, जब हम भेद पढ़ रहे थे तो उसके 3 भेद पढ़े थे हमने, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो इन तीनों भेद के अंदर मैंने सीक्वेंस इसलिए चेंज नहीं करवाई थी क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमको, तीनों के जो नेत्र प्रमाण है, जो हम नस्य देने के लिए नेत्र यूज करेंगे उसका प्रमाण होना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। तो वो यहाँ पर सीक्वेंस में बिठाने के लिए हमने वहाँ पर सीक्वेंस याद किया था। तो क्या याद किया था, प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। तो प्रायोगिक के अंदर लेना है आपको 36 अंगुल, स्नेहिक के अंदर लेना है 32 अंगुल और विरेचनिक के अंदर लेना है 24 अंगुल। बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रायोगिक के अंदर 36 अंगुल, स्नेहिक के अंदर 32 अंगुल और विरेचनिक के अंदर 24 अंगुल लंबा जो हमारा नस्य नेत्र होता है उसको लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिमर्श नस्य। स्नेह में उंगली को डुबोकर उस स्नेह की बूंद को नासिका में टपकाना प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्नेह के अंदर उंगली को डुबाना है और स्नेह की जितनी बूंदें उस उंगली से गिरेगी उसको नासिका के अंदर टपकाना है, वो क्या कहलाता है, प्रतिमर्श नस्य कहलाता है। इसकी मात्रा होती है 2 बूंद। तो यहाँ पर प्रतिमर्श हमको कितना देना है, 2 बूंद की मात्रा में देना है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़, प्रतिमर्श नस्य को हम डेली दे सकते हैं। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि प्रतिदिन किस प्रकार के नस्य को दिया जा सकता है, तो प्रतिमर्श नस्य को डेली दिया जा सकता है। आगे देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिमर्श नस्य के काल। तो प्रतिमर्श नस्य के काल आचार्य सुश्रुत ने 14 माने हैं और आचार्य वाग्भट ने इनकी संख्या 15 मानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 14 काल बताए गए हैं उनको समझते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी के रूप में हम याद करेंगे, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 14 काल बताए गए हैं एक स्टोरी के रूप में ट्रिक वाइज हम याद करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहला है तटपोत्थित काल। तटपोत्थित काल का मतलब होता है मतलब सुबह उठने के पश्चात, प्रातः काल के पश्चात, सुबह उठने के पश्चात तटपोत्थित काल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेली क्या करते हैं, डेली मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, तो उठने के पश्चात, प्रातःकाल उठने के पश्चात तटपोत्थित काल। अब क्या होता है,
जैसे हम उठते हैं उसके पश्चात क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रक्षालितम दंतम। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना। किसको धोना, दंतम, दांतों को। तो दांतों को धोने के पश्चात मीन्स ब्रश करने के पश्चात। तो बड़ा आसानी से है, मॉर्निंग में उठे तो तटपोत्थित काल, उसके बाद क्या किया, ब्रश करने के पश्चात मीन्स प्रक्षालितम दंतम। अब क्या करना है, ग्रहान निर्गच्छत, मतलब घर से निकलने से पहले। ठीक है, ग्रहान निर्गच्छत, घर से निकलने से पहले। तो ऐसा माइंड में आप इमेजिन कर लीजिए आप क्या करने जा रहे हैं, योगा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो घर से निकलने से पहले आपको नस्य लेना है, ग्रहान निर्गच्छत। फिर क्या हुआ, व्यायामोत्तर। अब आप क्या करने हैं, योगा करने जा रहे हैं। तो योगा क्या एक तरह से व्यायाम है। तो आपने व्यायाम करने के पश्चात घर से निकले, व्यायाम किया, देन व्यायाम करने के पश्चात देन उसके बाद क्या करेंगे, अध्व परिशांत। अध्व परिशांत का मतलब होता है कि बहुत अधिक चलने के पश्चात जो श्रम उत्पन्न हो जाता है बॉडी के अंदर, जो थकान उत्पन्न हो जाती है, उसको खत्म करने के लिए अध्व परिशांत, मतलब उसके पश्चात जो नस्य दिया जाता है उसको बोलते हैं अध्व परिशांत। तो यहाँ पर ऐसा दिमाग में रख लीजिए, मॉर्निंग में उठे, तटपोत्थित काल, ब्रश किया, प्रक्षालितम दंतम, उसके बाद घर से निकलने से पहले, घर से निकल किसके लिए रहे हैं, व्यायाम के लिए, योगा के लिए, तो ग्रहान निर्गच्छत। फिर व्यायाम किया तो व्यायामोत्तर, उसके बाद पश्चात क्या कर रहे हैं, व्यायाम करने के पश्चात, योगा करने के पश्चात वापस घर को आ रहे हैं, तो अध्व परिशान। अब घर पे आने के पश्चात क्या कर रहे हैं, मल मूत्र का त्याग। तो यहाँ पर 2 हो गए, 6 और 7, मल और मूत्र का त्याग। अब क्या किया, मल मूत्र का त्याग कर लिया। अब मल मूत्र का त्याग करने के पश्चात क्या होता है, हाथ मुंह को धोते हैं, तो कुल्ली भी करते हैं, तो कवल। अब क्या याद रखना है, कवल। कवल किया, कवल करने के पश्चात क्या हो रहा है, अपन क्या कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, अंजन को लगाएंगे। कवल किया, देन अंजन को लगाया। अंजन लगाने के पश्चात क्या हो गया, पूरा रेडी हो गए। तो अब क्या करेंगे, भोजन करेंगे। तो भोजनोत्तर, अब भोजन किया। लेकिन भोजन क्या था, अहितकर भोजन था या फिर गरिष्ठ भोजन था, खराब भोजन था। तो क्या हुआ, उसके पश्चात उल्टी होने लग गई। तो छर्दी के बाद अब क्या हुआ, छर्दी हो गई उसको, तो उसकी तबीयत खराब हो गई। तो वो क्या करेगा, दिन में सो जाएगा। तो दीवा स्वप्न के पश्चात, अब दिन में सो गए तो उठे कब, शाम को, तो सायकाल। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रात को शाम हो गई है तो नाइट में क्या होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो व्यायोत्तर। तो बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि स्टोरी के रूप में याद करना है। सुबह उठे, तटपोत्थित काल, ब्रश किया, प्रक्षालितम दंतम, योगा करने के लिए घर से निकल रहे हैं, ग्रहान निर्गच्छत, फिर वहाँ पे योगा किया तो व्यायामोत्तर। अब वहाँ से वापस आ रहे हैं तो अध्व परिशान। घर पे आने के पश्चात मल मूत्र का त्याग किया, फिर क्या किया, कवल किया, तैयार होने के लिए अंजन लगाया, खाना खाया। लेकिन खाना कैसा था, गरिष्ठ था। तो छर्दी हो गई, तो छर्दी के पश्चात, छर्दी होने के पश्चात तबीयत खराब हो गई तो दिन में सो गए, दीवा स्वप्न पश्चात। दिन में सो गए तो नींद कब खुली, शाम को, तो सायकाल। और उसके बाद नाइट में क्या हो गई, सेक्सुअल एक्टिविटी, तो व्यायोत्तर। बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आचार्य वाग्भट। आचार्य वाग्भट ने इसकी संख्या बताई है 15। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने जो 14 माने हैं वो तो माने ही हैं इन्होंने, एक अतिरिक्त मान लिया है हास्य, मतलब हंसने के पश्चात। तो बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं कि आचार्य सुश्रुत के, आचार्य वाग्भट ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने क्या किया, आचार्य सुश्रुत के 14 तो कॉपी कर लिए और एक और मेरा बता देता हूँ, चलो हास्य, और हास्य बता के एक और भेद बना के मैंने अलग से 15 भेद बता दिए। तो इस तरह से हास्य अलग से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मर्श नस्य। मर्श नस्य का मतलब क्या, तर्जनी अंगुली को 2 पर्वों तक स्नेह में डुबाकर जितनी बूंद स्नेह गिरता है उससे दी जाने वाली नस्य मर्श नस्य कहलाती है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसके जो 2 हमारे डॉट्स होते हैं उनको डुबोकर जब हम बाहर निकालते हैं वो जितना स्नेह गिरता है वो क्या कहलाता है, मर्श नस्य कहलाता है। लेकिन प्रतिमर्श के अंदर क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर 2 पर्व की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रतिमर्श के अंदर पूरी उंगली को डुबोएंगे और हमारा जो मर्श नस्य है इसके अंदर क्या करेंगे अपन, तर्जुनी अंगुली को ओनली 2 पर्वों तक डुबोएंगे। तो इससे दिया जाने वाला नस्य क्या हो जाएगा, मर्श नस्य कहलाएगा। इसकी जो उत्तम, मध्यम और अवर मात्रा होती है 10 बूंद, 8 बूंद और 6 बूंद होती है। दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो कारमुकता है नस्य की उसको पढ़ेंगे, साथ ही साथ नस्य में प्रयुक्त होने वाले जो 10 द्रव्य है उसकी भी एक ट्रिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि अच्छा लगा है तो एक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।